अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की पेश की जाने वाली कहानी का नाम है धुआं। धुआं एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने रात के अंधेरे में अपने बाप और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा, जिसकी मां को अगवा कर लिया गया। और फिर उसके बाद वो निकलता है अपने बाप और भाई के कातलों की तलाश में, अपनी मां की तलाश में। एक ऐसी कहानी जो यकीनन आपको पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। उस रात सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और हवास पर एक अनजाना सा खौफ मुसल्लत था। मुझे माँ की बात याद आई। उसने मुझे बताया था कि जब कभी डर लगे तो 3 बार कलमा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करो। मैं उससे पहले भी कई बार माँ की हिदायत पर अमल कर चुका था। कलमा पढ़कर अपने ऊपर दम करने से मेरा खौफ खत्म हो जाता था। यही वजह थी कि मैं उस वक्त भी दिल ही दिल में जल्दी जल्दी कलमा पढ़ने लगा। तवक्को के ऐन मुताबिक कलमा पढ़कर खुद पर दम करने से मेरा खौफ जाता रहा तो मैंने कमरे का जायजा लिया। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बराबर वाले पलंग पर मेरी माँ छोटे भाई के साथ बेखबर सो रही थी। साथ ही मेरे बाप का पलंग था, वो भी सो रहा था। उसके सिरहाने जरा सी ऊंचाई पर एक खिड़की थी जो दिन की तरह उस वक्त भी खुली हुई थी। मेरा अब्बा अक्सर माँ को ताकीद किया करता कि सोने से पहले ये खिड़की बंद कर दिया करो। माँ कभी तो खिड़की बंद कर देती थी और कभी भूल जाती थी। आज भी वो खिड़की बंद करना भूल गई थी। मैं पहले अपने बाप के पास सोता था, लेकिन गुज़श्ता 2 महीने से माँ ने मेरा बिस्तर अलग कर दिया। माँ का कहना था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अलग सोना चाहिए। बाप ने भी यही कहा था कि अभी इसकी उम्र क्या है, 12 साल का ही तो है। मगर अम्मा ने अपना फैसला नहीं बदला। आज मैं सोचता हूँ कि अगर अम्मा ने वो फैसला ना किया होता, उस रात मेरी आँख ना खुल जाती तो यकीनन मैं ये अपनी सरगुज़श्त बयान करने के लिए जिंदा न रहता। उस हौलनाक रात का एक एक लम्हा आज भी मेरे एहसास में जिंदा है। खौफ ख़त्म होने के बाद भी मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। अमूमन रात के वक्त जब मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती थी तो मैं माँ को जगा देता, लेकिन वो इस पर नाराज़ ज़रूर होती और कहती कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, मुझे ख्वामख्वाह सोते से उठा देते हो। अगर आइंदा तुमने मुझे जगाया तो पीटूंगी। अम्मा की डांट के खौफ से मैं उसे जगाए बगैर बिस्तर से उठ गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और बाहर छोटे से सहन में पहुंच गया। सहन की एक जानिब कोने में टॉयलेट था। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया कि सर्द हवा कमरे में न आए, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे। गर्म बिस्तर से बाहर सहन में आकर मुझे सर्दी लगने लगी। सहन पार करके मैं कांपता हुआ टॉयलेट में घुस गया। फिर जब मैं टॉयलेट से निकलकर कमरे की तरफ वापस जा रहा था तो दोबारा मुझे अनजाने खौफ ने घेरा। मुझे यूं लगा जैसे मेरा तेजी से धड़कता हुआ दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कमरे के करीब पहुंचते ही मैंने घुटी घुटी सी एक चीख सुनी और मेरे एसाब झंझना उठे। मेरे कदमों ने मजीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, कुछ तो सर्दी की वजह से और कुछ खौफ के सबब। मेरे पैर कांप रहे थे। नतीजतन मैं ज्यादा देर खड़ा न रह सका और कमरे की दरवाजे से लगकर बैठ गया। अंदर कमरे में मुझे कुछ गैर मामूली सी सरगर्मी महसूस हुई। खौफ के बावजूद मैं अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। मैंने डरते डरते दरवाजे पर आहिस्ता से हाथ रख दिया। हाथ के दबाव से दरवाजे में झुर्री पैदा हो गई। मैंने झुर्री से आंख लगा दी। फिर मुझे कमरे में जो हौलनाक मंजर दिखाई दिया उसने मेरे हवास गुम कर दिए। खौफनाक चेहरे वाला एक अजनबी मेरे बाप के ऊपर झुका हुआ था और उसके हाथ में एक लंबा सा खंजर था। बाप का लिहाफ जमीन पर पड़ा था। जल्दी करो, हमें सुबह होने से पहले वापस गांव पर पहुंचना है। कमरे में एक सरगोशी गूंजी और मेरी निगाह दूसरे अजनबी पर पड़ी जो मेरी माँ के पलंग के सराहने खड़ा था। मुझे हैरत थी कि मेरा अब्बा अब तक किस तरह बेखबर सोया हुआ था। वो तो बड़ी चौकन्नी नींद सोया करता था और जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती थी। यही हाल अम्मा का था। वो भी अपने पलंग पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो दोनों अजनबी कमरे की खुली हुई खिड़की से अंदर आए होंगे। मैं ये समझ गया था। बाप के ऊपर झुके हुए खौफनाक चेहरे वाले अजनबी के बाएं रुखसार पर किसी गहरे जख्म का निशान था। उस निशान ने उसके चेहरे को मजीद हैबतनाक बना दिया था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी घनी मूंछें थीं और छोटी छोटी गोल आंखें जैसे शोले उगल रही थी। मैं जरा इसकी बेहोशी गहरी होने का इंतजार कर रहा था, मगर तू कहता है तो। खौफनाक चेहरे वाला किसी सांप की तरफ फुनकारा और फिर अपना जुमरा अधूरा छोड़कर खंजर बुलंद किया। दूसरे ही लम्हे
लंबा खंजर मेरे बाप के सीने में उतर गया। दहशत की वजह से मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई। मैंने चीखना चाहा मगर मेरी चीख सीने में ही घुट कर रह गई। सीने से खंजर बाहर आते ही मेरे बाप का जिस्म तड़पने लगा। मैंने उसके सीने से खून का फवारा उबलते देखा। अजनबी ने दूसरा वार किया। ये वार उसने अब्बे की गर्दन पर किया था। फिर वो सीधा खड़ा हो गया। गर्दन से भी खून उबलने लगा। अब इस संपोलियो को भी खत्म कर दे। खौफनाक चेहरे वाले के साथी की आवाज उभरी। वो हाथ से मेरे छोटे भाई की तरफ इशारा कर रहा था जो बाप के साथ ही पलंग पर सो रहा था। अब्बे के सीने और गर्दन से उबलते हुए खून में मेरा छोटा भाई भी जैसे नहा गया। फिर मेरी आंखों ने दूसरा दहशतनाक मंजर देखा। खौफनाक चेहरे वाले सफाक अजनबी ने मेरे छोटे भाई के गले पर खंजर फेर दिया। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी जानवर को ज़बह करते हैं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भेज दिया। मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा था और हम दोनों भाई एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उस मासूम का जिस्म भी तड़पने लगा। इस दौरान मेरे बाप का जिस्म तड़प तड़प कर साकत हो चुका था। अब जल्दी से बीबी को उठाओ और यहाँ से निकल लो। खौफनाक चेहरे वाले ने अपने साथी को मुखातिब किया। मैंने अपने गुम होते हवास और शदीद एहसास खौफ के बावजूद ये बात महसूस की कि अम्मा के लिए उस बेरहम शख्स के दिल में और लहजे में एहतराम था। बेवकूफ़ हो तुम भी, अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्या तुम भूल गए कि हमें बताया गया था कि बेबी जी के 2 बेटे हैं जिनकी उम्रें कोई 10 और 12 साल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीबी जी का अभी बड़ा बेटा जिंदा है। ये शायद उसी का बिस्तर है। दूसरे अजनबी ने मेरी चारपाई की तरफ हाथ से इशारा किया। मलक जी का हुक्म था कि बीबी जी के दोनों बेटों को भी कत्ल करना है। मगर वो गया कहाँ? बिस्तर तो खाली है। खौफनाक चेहरे वाला बोला। वो घर में ही होगा, जा कहाँ सकता है, आओ उसे तलाश करते हैं। दूसरे अजनबी ने अपनी जगह से हरकत की। अब वो दोनों मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ये सुनते ही मेरे जिस्म में एक बरकी लहर सी दौड़ गई। फिर न जाने कैसे और कहां से मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ गई कि मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ फौरी तौर पर मेरे जहन में छुपने की जगह आ गई। मैं अपनी जगह से उठते ही सहन में मौजूद उस कोठली की तरफ भागने लगा जिसमें गंदम और दूसरी अजनास रखी हुई थी। दोस्तों, कहानी के बीच में आपसे फिर एक बार गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मैं उस कोठली के दरवाजे से चंद कदम दूर था कि अपने पीछे में कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भागते भागते पलट कर देखा, वो दोनों अजनबी कमरे के दरवाजे से बाहर आ रहे थे। रुक जाओ, उनमें से एक ने सरसराती आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। रुकने का मतलब मौत है, मैंने सोचा और फिर छलांग भरता हुआ कोठली के दरवाजे तक पहुंच गया। उसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझा कि कोठली का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने तेजी के साथ अंदर घुसकर कोठली का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरी पुश्त दरवाजे से लगी हुई थी। चंद ही लम्हे बाद कोठली के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर उन्हीं दोनों में से किसी ने मुझसे मुखातब किया, दरवाज़ा खोल दो वरना हम इसे तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैं काम कर रह गया। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? फौरन ही मुझे ख्याल आया कि इस कोठली का एक पिछला दरवाज़ा भी था। वो पिछला दरवाज़ा पिछली गली में खुलता था। मैंने सोचा अगर इन्होंने कोठली का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो मैं पिछला दरवाज़ा खोलकर यहाँ से फरार हो जाऊँगा और यहाँ से बाहर निकलते ही चीख चीख कर गाँव वालों को जगा दूंगा। फिर वो दोनों पहले तो मुझे धमकियाँ देते रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। मगर मैं ना उनकी धमकियों में आया ना बहलाने फुसलाने का मुझ पर असर हुआ। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब ही न दिया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो वो शायद मायूस हो गए। इसे छोड़ो और बीबी जी को लेकर चल दो यहाँ से, उनमें से एक की सरगोशी सुनाई दी। ये जाएगा कहाँ? रहेगा तो इसी गांव में ना। हम किसी और वक्त आकर इसका किस्सा पाक कर देंगे। फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। शुक्र करो इसने चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया, वरना हम मुश्किल में फंस जाते। अच्छा तो चलो, दूसरे अजनबी की आवाज़ उभरी। इन अल्फाज के साथ ही मैंने दूर जाते कदमों की आवाज़ सुनी। मौत का खतरा टल गया है। इस एहसास के साथ ही जैसे मेरे पैरों में जान न रही। मैं अभी तक दरवाजे के करीब ही खड़ा था, सो वहीं बैठ गया। उन कातिलों ने मेरे वालिद और छोटे भाई को कत्ल कर दिया, मगर मेरी माँ को जिंदा रहने दिया था। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मैंने चंद बातें महसूस की थी। एक बात तो ये कि उन्होंने किसी तरह मेरे वालिद, भाई और अम्मा को पहले बेहोश कर दिया और फिर वालिद के साथ मेरे भाई को कत्ल कर दिया। अम्मा को वो अपने साथ कहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने किसी मलक जी का जिक्र किया था जिसके हुक्म पर हम दोनों भाइयों को भी कत्ल करना था। अभी कुछ ही दिन पहले तो मेरे अब्बे ने अम्मा से कहा था कि अब हमें ये गांव भी छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ खतरा महसूस होने लगा है। जवाबन अम्मा ने कहा था कि अब तो बरसों बीत गए हैं, उन्होंने सब्र कर लिया होगा। 13 बरस कोई कम तो नहीं होते। मेरा अब्बा चुप हो गया और अब मैं सोच रहा था कि इसकी यही खामोशी मौत का पैगाम बन गई। मैंने जब से होश संभाला था इसी तरह की बातें सुनता आ रहा था। मुझे वक्तन फवक्तन अपने अब्बे और अम्मा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मालूम हो गया था
کہ وہ دونوں اپنے کسی دشمن کی طرف سے خوفزدہ اور فکر مند رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی ایک جگہ 1-2 سال سے زیادہ نہیں رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو چند ماہ بعد ہی وہ اپنا ٹھکانہ بدل دیتے۔ جہلم کے اس گاؤں جاتا میں رہتے ہوئے ہمیں 2 سال ہو رہے تھے اور میرا ابا اب گاؤں چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ گاؤں ہی اس کی آخری منزل ثابت ہوگا۔ خاصی دیر تک میں یہ سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، مگر کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ مجھے ان دونوں میں سے ایک کی یہ بات یاد آئی کہ وہ کسی اور وقت آ کر میرا قصہ پاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاؤں میں میری زندگی کو خطرہ تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو اچانک میری سماعت سے ریل کی سیٹی کی آواز ٹکرائی اور میں چونک اٹھا۔ ریل کی سیٹی نے مجھے بروقت ایک راہ سجھا دی۔ میں اسے قدرت کی طرف سے اپنے لیے ایک اشارہ سمجھا۔ مجھے عین اس وقت ریل کی سیٹی سنائی دی جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں میری زندگی کو خطرہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں ریل میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں، میں نے سوچا۔ اسی خیال کے ساتھ ہی جیسے میرے جسم میں نئی قوت آ گئی، میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آج رات یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ پھر میں دوسرے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوٹلی کا دروازہ کھول کر دوبارہ گھر میں جانے کے بجائے میں نے پچھلے راستے کا رخ کیا۔ اب گھر میں جاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کیا خبر وہ قاتل اب بھی وہاں میری گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ آہستہ سے میں نے کوٹلی کا پچھلا دروازہ کھولا اور گلی میں نکل آیا۔ ہر طرف سناٹا اور تاریکی تھی۔ گلی سے نکل کر میں چوکنے انداز میں ریلوے اسٹیشن کی طرف ہو لیا۔ عام حالات میں اتنی رات کو میں گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے اس وقت کوئی خلاف توقع خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن چھوٹا سا تھا، وہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں اس کے عقب میں پہنچ کر رک گیا، اگر کمرے میں کوئی موجود ہو تو مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں اس وقت پلیٹ فارم پر قدم رکھنا چاہتا تھا جب کوئی ریل آ جاتی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے زیادہ دیر تک ریل کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دور سے ریل کی سیٹی سنائی دی تو میں چوکنا ہو گیا۔ ذرا ہی دیر بعد ریل اسٹیشن پر آ گئی۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھا اور ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ ڈبے میں کچھ زیادہ مسافر نہیں تھے، کچھ سیٹیں خالی تھیں۔ میں ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سامنے والی سیٹ پر متوسط عمر کا ایک شخص، ایک عورت اور ایک بچی بیٹھی تھی۔ اس بچی کی عمر میرے چھوٹے بھائی کے برابر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بہت بھولی بالی اور بالکل گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ریل میں اس اسٹیشن سے چڑھنے والا واحد مسافر صرف میں تھا۔ میں نے وہاں نہ کسی کو اترتے دیکھا اور نہ چڑھتے۔ وہاں کوئی 1 منٹ رک کر ریل نے یکے بعد دیگرے 3 سیٹیاں بجائیں اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ریل کے چلتے ہی مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ ریل کہاں جا رہی ہے۔ شاید میرے چہرے سے بھی خوف کا اظہار ہونے لگا تھا۔ غالباً اسی لیے سامنے والے نشست پر بیٹھے شخص نے مجھے نرم آواز میں مخاطب کیا۔ خوفزدہ کیوں ہو بیٹے، کیا بات ہے؟ میں نہیں جی، میں نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں؟ تم اکیلے ہو؟ اس شخص نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، اکیلا ہوں، میں اکیلا ہی ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے پھر پوچھا۔ یہ شخص تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، میں نے سوچا۔ اس بار اس نے مجھ سے جو سوال کیا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسی لیے جواباً کچھ نہ بولا۔ چپ کیوں ہو بیٹے، بولو نا۔ اس شخص کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی۔ ڈرو مت، بتا دو کہاں جا رہے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہہ ہی دیا۔ میری بات سن کر وہ چونک اٹھا اور زیر لب بڑبڑایا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ حیرت ہے۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا۔ یہاں آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، یہاں آ کر بیٹھو، شاباش۔ میں کچھ ڈرتا جھجکتا سا سیٹ سے اٹھا اور اس شخص کے پاس بیٹھ گیا۔ تم اپنے گھر سے بھاگے ہو نا؟ اس نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ مزید بولا۔ تمہارے ابو یا امی مارتے ہوں گے تمہیں، ہے نا؟ نہیں، اس بار میں نے بول کر کہا۔ وہ دونوں تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس شخص کے پوچھنے پر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ عورت بھی میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ میری دکھ بھری رودات سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ مجھے اسے عورت کے چہرے اپنی اماں جیسی نرمی اور محبت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بتاؤ بیٹے، کبھی تم نے اپنے والد یا والدہ سے یہ بھی سنا کہ ان کا دشمن کون ہے؟ کبھی انہوں نے اس کا نام لیا؟ اس سلسلے میں سوچو ذرا، زور دو اپنے دماغ پر۔ اس شخص نے میرے آنسو پوچھتے ہوئے معلوم کیا۔ نہیں جناب، میں نے جواب دیا، کبھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، پھر تو بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد وہ عورت سے مخاطب ہوا۔ سنو، تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم اس بے سہارا بچے کو اپنے ساتھ لاہور لے چلیں؟ یہ یتیم ہو چکا ہے اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا نیکی ہے۔ وہ عورت بولی، میں تو خود آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی۔ عورت کا لہجہ محبت بھرا تھا۔ ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ہمارے لیے جیسی جمیلہ ہے ویسا ہی یہ ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مرد اور عورت دونوں میاں بیوی ہیں اور جمیلہ ان کی بیٹی کا نام ہے۔ ہاں تو بھئی تم ہمارے بیٹے بنو گے، بولو، اس شخص نے مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔
मैं क्या इनकार करता, मेरा अब था भी कौन। मैंने इकरार में गर्दन हिला दी। अरे हाँ, अभी तो हमने अपने बेटे का नाम भी नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा भाई? सराजुद्दीन, मैंने बताया। सराजुद्दीन बेटा, मसलहत का तकाजा ये है कि हम तुम्हारा नाम बदल दें ताकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढते हुए खुदा न खास्ता कभी लाहौर तक पहुंच भी जाएं तो कम से कम नाम से तुम्हें ना पहचान सकें। वो शख्स कुछ सोचते हुए कहने लगा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा नाम कुछ और ही रख दिया जाए। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा नाम महमूद होना चाहिए। ये कहकर उसने औरत को मुखातिब किया, तुम क्या कहती हो रशीदा? महमूद भी ठीक है, मगर मुझे ज्यादा फेरोज पसंद है, औरत बोली। अच्छा, तो फिर फैसला बेटे पर छोड़ देते हैं। हाँ भाई, तुम दोनों में से कौन सा नाम पसंद है? उस शख्स ने मुझसे पूछा। उस वक्त मेरी निगाह औरत की तरफ उठी। वो मुझे मुतवक्को नजरों से देख रही थी, सो मैंने उसके हक में फैसला दे दिया। चलो तो फिर फेरोज तय हो गया। तो फेरोज बेटे, आज से हम तुम्हारे अब्बू हैं और ये तुम्हारी अम्मी। ये कहकर वो मुझे अपने बारे में मुख्तसरन बताने लगा। मेरा नाम अमजद है और मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। मैं रहने वाला तो फैसलाबाद के एक गांव अलीपुर का हूँ, मगर मुलाजमत की वजह से लाहौर में क़याम है। वहाँ एक मोहल्ला है मुगलपुरा, उसी में रहता हूँ। मैं खामोशी के साथ उसकी बातें सुनता रहा। मैं अब एक नए नाम के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा था। कुदरत को शायद यही मंजूर था। मैं बहरहाल उन लोगों के साथ लाहौर आ गया। मेरे वालिद ने मुझे जादा के सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया था, मगर वो स्कूल सिर्फ छठी जमात तक था। गुज़श्ता 6 महीने पहले मैं छठी जमात पास कर चुका था। लाहौर पहुंचकर अमजद साहब ने मुझे 7वीं क्लास में दाखिल कराना चाहा, मगर मैं टेस्ट में कामयाब ना हो सका। नतीजतन दोबारा मुझे छठी जमात में दाखिल होना पड़ा। दोस्तों, कहानी के बीच में आपसे फिर एक बार गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी स्कूल में जमीला भी पढ़ती थी। वो 5वीं क्लास में थी। दाखिले के बाद हम दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगे। लाहौर आने और एक घर में पनाह मिल जाने के बावजूद मुझे अपने वालिदैन और भाई की बहुत याद आती और मैं उदास हो जाता। उसी के साथ मेरी आंखों में अपने वालिद और भाई के कातिल का चेहरा घूमने लगता। वो कातिल चेहरा सफ़ाए ज़हन पर सब्त होकर रह गया था। मैं अक्सर सोचता कि अगर वो सफ़ा कातिल ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे मिल गया तो मैं उससे इंतकाम ज़रूर लूँगा। इंतकाम के उस जज्बे ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अभी से खुद को उसके लिए तैयार करने लगूँ। मैं वर्जिश करने लगा। 5 साल जैसे पलक झपकते गुजर गए। मैंने मैट्रिक कर लिया। मैं 17 साल का हो चुका था, मगर अपने कद काट की वजह से 20 साल का लगता। उसकी बड़ी वजह मुसलसल वर्जिश और बेहतर खुराक थी। अब मैंने गुलबर्ग के एक जूडो कराटे सेंटर में भी दाखिला ले लिया था। मैं अपनी दानिस्त में अपने आप को हर तरह अपने वालिद और भाई के कातिल से इंतकाम लेने के लिए तैयार कर रहा था। मुझे अपनी सेहत बनाने का जुनून की हद तक शौक था। इस दौरान में मुझे जमीला से अजीब सा लगाव पैदा हो गया। हम एक साथ पढ़ते और अब हमने नौजवानी की हदूद में कदम रख दिया था। जमीला की निगाहों में भी मैंने अपने लिए मोहब्बत की रमक महसूस कर ली। उसके बावजूद हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया था। मोहब्बत शायद इजहार की पाबंद भी नहीं होती। इस अरसे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा कर दी। हुआ यूं कि जब मैं कॉलेज से लौट कर आया तो जमीला को मैं से राजदाराना अंदाज में कुछ बातें करते हुए देखा। खिलाफ तवक्को जमीला का तरोताज़ा और शादाब चेहरा मुझे उस वक्त कुछ बुझा बुझा सा लगा। अम्मी के चेहरे पर भी फिक्रमंदी के आसार नजर आ रहे थे। अब मैं भी उन्हें अम्मी ही कहा करता। क्या बात है अम्मी, क्या हुआ? जमीला क्या कह रही थी? मैंने उन दोनों के करीब जाकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, कुछ खास बात नहीं। अम्मी ने मुझे टालना चाहा। नहीं, कोई ना कोई बात है, ज़रूर आप मुझसे छुपा रही हैं। मैं बोला, अपने अब्बू को आ जाने दो, फिर बताऊंगी। उन्होंने कहा। मैं जिद करने लगा तो उन्हें मजबूरन जुबान खोलना ही पड़ी। मैंने उनसे जो कुछ सुना उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। जब तक मैंने मैट्रिक नहीं किया था जमीला मेरे ही साथ स्कूल आती जाती, लेकिन अब गुज़श्ता 3 महीने से उसे अकेले स्कूल आना पड़ता। मोहल्ले का एक लड़का राशिद गुज़श्ता 2 महीने से जमीला को तंग कर रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी। उसने जमीला को एक पर्चा थमा दिया जिसमें इजहार इश्क किया गया था। वो पर्चा पढ़कर मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर तेजी के साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फेरोज, अम्मी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं उस कमीने राशिद के घर जा रहा हूँ। उसे इतनी जुर्रत कैसे हुई? मैं गुस्से में बोला। नहीं बेटा, तू ना जाना, तेरे अब्बू उसके बाप से बात कर लेंगे, अम्मी ने मुझे समझाया। नहीं अम्मी, मुझे ना रोकिए। मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और मुड़कर बोला, मैं उस आवारा के होश ठिकाने लगा दूंगा। उसने आखिर समझा क्या है। फिर इससे पहले कि अम्मी मजीद कुछ कहती, मैं घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। राशिद को मैं जानता था, मोहल्ले के आवारा लड़कों में उसका शुमार होता। मुझसे उम्र में वो बड़ा ही था। 2 साल से सेकंड ईयर में फेल हो रहा था। अमूमन वो मोहल्ले के दूसरे आवारा मंच नौजवानों के साथ नजर आता। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जमीला को आते जाते छेड़ने की हिम्मत करेगा। एक गली छोड़कर राशिद का घर था। मैं तेज कदमों के साथ उसकी गली तक पहुंच गया।
राशिद अपने 2 दोस्तों के साथ मुझे गली के नुक्कड़ पर ही खड़ा मिल गया। मैंने गैर महसूस किया कि वो मुझे तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखकर चौंक उठाए। उसने अपने दोस्तों से भी कुछ कहा था। करीब ही पहुंचकर मैंने उसके गिरेबान पर हाथ डाल दिया, फिर गिरेबान को झटका देते हुए सख्त लहजे में कहा, तूने जमीला को पर्चा क्यों लिखा, बोल। गिरेबान छोड़ो मेरा। राशिद ने अपना गिरेबान छुड़ाना चाहा। अगर इसने तेरी बहन को लव लेटर लिख दिया तो कौन सा जुल्म हो गया, आखिर तुम्हें किसी ना किसी को तो अपना बहनोई बनाना ही पड़ेगा ना, फिर राशिद में क्या खराबी है। राशिद के एक दोस्त ने निहायत छिछोरे अंदाज में मुझसे कहा और फिर जोर से हंसने लगा। दूसरा दोस्त भी उसको साथ देने लगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुलग उठा। राशिद का गिरबान छोड़कर मैं उसके दोस्त की तरफ मुड़ा। मेरे घोंसे की ज़रब इतनी शदीद थी कि वो चीख उठा। मेरा घोंसा उसके मुंह पर पड़ा। उसी वक्त राशिद ने मेरे पेट पर मुक्का मारा। जवाबन मेरी लात उसकी पिंडली पर पड़ी। राशिद के दूसरे दोस्त ने भी मुदाखलत की। उसने मेरे सर के बाल पकड़कर खींच लिए। फिर इन तीनों से मेरी बाकायदा ठन गई, मगर मैं उनके काबू में ना आया। वो चाहते थे मुझे ज़मीन पर गिरा लें, लेकिन कामयाब ना हो सके। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनमें से किसी के पास चाकू भी होगा। जब गरारीदार चाकू खुलने की आवाज़ मैंने सुनी तो उछल पड़ा। चाकू राशिद के हाथ में था और वो खूनखार निगाहों से मुझे देखता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसके दोनों दोस्त दाएं बाएं मौजूद थे। क्या राशिद ने चाकू उसके सीने में उतार दिया? क्या वो उनके मुकाबले में जिंदा बच गया? उन दोनों की लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? ये सब जानने के लिए इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और अगले हिस्से पर चले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैदर वाइस चैनल आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता रहेगा। शुक्रिया।